सर आपको लाइन तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस वक्त मैच चल रहा है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की हालत ख़राब है, करीब 4 विकेट गिर चुके हैं और सबकी नज़र इसलिए थी कि आज अगर इंग्लैंड हारती तो बाहर होती, तो सेमीफाइनल की चौथी दावेदार कौन होगी। लेकिन अभी जब मैं आ रहा था तो राजदीप सरदेसाई सर से बात हो रही थी, तो एक अभी भी ये है कि अगर न्यूजीलैंड बहुत बुरी तरह से हारती है तो आखिरी मैच में शायद पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हराती है और मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखती है तो चौथी टीम वो भी हो सकती है। तो इंटरेस्टिंग है लड़ाई। हालांकि आज मैच जीतकर इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पहले ही पहुंच चुकी है, तीसरी टीम अब ये होगी। तो देखिए क्या होता है। परसों शायद तस्वीर क्लियर हो जाएगी। हालांकि आज के मैच के नतीजे के बाद भी कुछ चीज़ें और सामने आएंगी। तो ये तो क्रिकेट की बात है, क्योंकि जब तक वर्ल्ड कप चलेगा 14 जुलाई को, जब तक फाइनल नहीं हो तो ये बातें भी होती रहेंगी। एक दिन सोच रहा हूँ बीच में आऊँ और पूरे वर्ल्ड कप पे ही आप लोगों से बात करूँ, तो डिसाइड कर लेते हैं जिस दिन इंडिया का सेमीफाइनल हो उससे पहले। अब आज की कहानी की बात शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए इस देश में जिसमें अजीब अजीब अलग अलग कहानी है। लेकिन आज जो कहानी है इसमें कुछ चीज़ें मैं कई बार और भी स्टोरीज़ के सिलसिले में ये बोला हूँ, लेकिन ये भी है कि जो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मालिक हो, उसकी मौत 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए हो, अजीब लगता है सुन के। एक शख्स जो यूपी के एक छोटे से इलाके के एक छोटी सी शराब की दुकान के बाहर अपने पिता के साथ चखना और फिश फ्राई बचपन में बेचता हो, रेहड़ी लगाकर, आगे चलकर वो शराब की 400 दुकानों का मालिक हो, अजीब सा लगता है। एक शख्स जो कभी खुद टीवी पे सामने नहीं आता हो, कैमरे से वो झिझकता हो, लाइमलाइट में आना उसको पसंद नहीं हो, वो बॉलीवुड की फिल्में प्रोड्यूस करे और जो लोग कैमरे के सामने रहते हैं उनको वो फाइनेंस करे, ये भी एक अजीब सी बात है। जो खुद कभी सामने नहीं आना चाहता हो कैमरे पे, मीडिया में, और चाहता था कि उसकी ज़िंदगी हमेशा इन चमक दमक भरी दुनिया से दूर रहे। और कमाल देखिए कि जब उसकी मौत हुई तो जिस दिन भर हर चैनल को उस शख्स की खबर दिखानी थी, क्योंकि मौत एक से एक दिन, जिस दिन मौत हुई थी उस दिन तो सबने दिखाई, लेकिन अगले दिन ज़्यादा दिन भर वही चलनी थी, क्योंकि संडे का दिन भी था, छुट्टी थी। संडे को आमतौर पर खबरें कम होती हैं, तो हर चैनल ने तैयारी की थी। उसमें हम लोग भी थे। सुबह से सारे रिपोर्टर के डिप्लॉयमेंट हो गया था और सुबह से लेकर रात तक उसी स्टोरी पे रहनी थी। लेकिन ऊपर वाला भी उसको साथ देता है उसका कि तुम ज़िंदगी भर कैमरे पे नहीं आए, तुम मीडिया से बचते हो, मीडिया से दूर रहते हो, तो जाओ आज भी तुम मीडिया से दूर रहोगे। और ऐसा इसलिए हुआ कि अगले दिन बाला साहब ठाकरे की मौत की खबर आ गई और सारे मीडिया के कैमरे मुंबई में मातोश्री बंगला की तरफ घूम गया था और पूरा दिन, फिर अगले 1-2 दिन तक सिर्फ बाला साहब ठाकरे की मौत की खबर चल रही थी। और उस खबर में गुरदीप सिंह चड्ढा उर्फ पॉन्टी चड्ढा की मौत की खबर दब गई। तो ये सारी चीज़ें, सारे इत्तेफाक इस कहानी के साथ हैं। अब तक आप समझ ही गए कहानी पॉन्टी चड्ढा की है। और एक कमाल इसमें और ये भी था कि पूरी ज़िंदगी सबको, इवन मैं 2-3 बार जबकि मुझे मिलने का मौका मिला, मैं इस वक्त जहाँ से बैठ के आपको कहानी सुना रहा हूँ, अगर मैं किलोमीटर में गिनूँ तो मुश्किल से शायद 2 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ पे पॉन्टी चड्ढा बैठा करते थे, और वहीं मैं मिला हूँ 2-3 बार। ये एक मॉल है यहाँ पे पॉन्टी चड्ढा का बनाया हुआ, और उस मॉल में एक और है कि नॉर्थ इंडिया का कहते हैं सबसे बड़ा जो डिस्क है वहाँ पे है, वो एलिवेट करके। तो जब मिला, उससे पहले भी जब सारी खबरें होती थी तो ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर क्या शायद चड्ढा फैमिली के बाहर के लोगों को किसी को मालूम ही नहीं था कि पॉन्टी चड्ढा का असली नाम असल में गुरदीप सिंह चड्ढा है। वो तो मौत के बाद जब सारी चीज़ें आई और जब FIR लिखी गई तब पता चला कि ये गुरदीप सिंह चड्ढा है। तो इससे भी ये होता है कि गुरदीप सिंह चड्ढा के पॉन्टी चड्ढा बनने की कहानी है क्या। पाकिस्तान जब बंटवारा नहीं हुआ था
तो पाकिस्तान के रावलपिंडी इलाके में चड्ढा फैमिली रहा करता था। बंटवारे के बाद पोंटी चड्ढा के पिता कुलवंत सिंह चड्ढा वहाँ से हिंदुस्तान आ गए और उत्तराखंड पहुँच गए। उत्तराखंड में एक रामनगर इलाका है, वहाँ पे वो रहने लगे। लेकिन और वहाँ पे वो जो चीनी के मिल होते हैं वहाँ पे उन्होंने काम करना शुरू किया। फिर थोड़े दिन के बाद ये फैमिली मुरादाबाद शिफ्ट कर जाती है और मुरादाबाद में ही पोंटी चड्ढा का जन्म होता है 1969 में। 69 में नहीं, शायद उससे पहले। तब माली हालत ठीक नहीं थी, चीनी मिल में भी काम किया जाता था। और उसके बाद कहते ये हैं कि मुरादाबाद में एक छोटी सी शराब की दुकान थी। उस शराब की दुकान के बाहर कुलवंत सिंह चड्ढा, और धीरे धीरे अब पोंटी चड्ढा बड़ा हो रहा था, तो वो वहीं पे एक रेहड़ी पे वो मूंगफली और फ़िश फ्राई ये बेचा करते थे। जो लोग शराब ख़रीदने आते थे उनके लिए चखना के तौर पर, और इनकी ज़िंदगी ऐसे ही थी। उसके बाद अचानक धीरे धीरे ऐसा वक्त पलटा कि कुलवंत सिंह ने किसी तरह से एक शराब की दुकान का लाइसेंस ले लिया और एक छोटी सी शराब की दुकान खोल ली। उस एक शराब की दुकान को खोलने से चड्ढा फैमिली की तकदीर लगभग पलट गई। फिर पोंटी चड्ढा ने उसमें अपना रंग दिखाना शुरू किया, मेहनत की, और धीरे धीरे एक के बाद 2 दुकानें, 3 दुकानें, ये चलता रहा। इस दौरान में कुछ शुगर मिल में भी इन लोगों का दबदबा हुआ, तो पैसे आए तो कुछ शुगर मिल में लगाए और धीरे धीरे अब पैसे बढ़ने शुरू हुए। लेकिन ये एक आम तौर पे चलता रहा। असली चीज़ें शुरू हुई 2005 के बाद या 2005 के आसपास। यूपी में जो शराब की पूरी बिक्री होती है उसका एक बड़ा ठेका पोंटी चड्ढा को मिलना शुरू हुआ। पोंटी चड्ढा ने क्या किया कि जो पैसे थे उस पैसे के ज़रिए उस पोंटी चड्ढा को ये मालूम था कि आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिकल लिंक बहुत ज़रूरी है, और इसी के बाद पोंटी चड्ढा ने फिर यूपी से शुरुआत की और शराब के बिज़नेस में अपना दखल देना शुरू किया। और नेताओं की मदद से ज़्यादातर जो टेंडर और ये सारी चीज़ें होती थी धीरे धीरे पोंटी चड्ढा के हाथ में आने लगी। शराब से इतने पैसे आए कि पोंटी चड्ढा ने फिर एक वेव कंपनी शुरू की। जो वेव सिनेमा भी आप देखते हैं, सिनेमा हॉल का पूरा चेन है मल्टीप्लेक्स का। और सबसे पहला मॉल जो है लखनऊ में एक वेव का खोला, और उस मॉल का उद्घाटन किसी और ने नहीं बल्कि तब के यूपी के सीएम चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने किया। जब उस वेव मॉल का उद्घाटन मुलायम सिंह ने किया था चीफ मिनिस्टर ने, तब पहली बार लोगों ने जाना कि पोंटी चड्ढा नाम का भी कोई एक शख्स है जो शराब का बहुत बड़ा व्यापारी है। इसके बाद शराब के ठेके मिलने शुरू हुए, समाजवादी पार्टी के साथ नज़दीकियों की बात आई। लेकिन फिर बीच में सरकार पलट गई, मायावती की सरकार आई। लेकिन पोंटी चड्ढा की किस्मत नहीं बदली। जो रिश्ते समाजवादी पार्टी के साथ थे वही मायावती के साथ थे। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है, कहते हैं, जो हर पार्टी के साथ अपने रिश्ते बना के रखे। और ये बात अंबानी फैमिली के लिए भी होती है कि अंबानी फैमिली जब, चूँकि ये सभी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, तो कहते हैं कि जो सत्ता में होती थी उसको भी उतना ही चंदा देते थे और जो विपक्ष में पार्टी होती थी उसको भी उतना ही चंदा देते थे ताकि कोई नाराज़ ना हो। तो शायद ये गुण पोंटी चड्ढा ने भी सीखा और जो विपक्ष में है या सत्ता में है सभी को बराबर की नज़र से देखा। मायावती के दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर बनी तो उसके बाद अचानक पंख लग गया एक तरह से पोंटी चड्ढा के कारोबार को। बाकायदा पूरी एक्साइज जो पॉलिसी है, आबकारी नीति है, वो बदल दी गई। एक राज्य, एक कंपनी और एक ही विक्रेता, ये एक पॉलिसी बनी। तो उसमें ये हो गया पूरे यूपी में अब जो शराब बेचेगा वो सिर्फ पोंटी चड्ढा की कंपनी बेचेगी। पोंटी चड्ढा ने शराब कंपनियों से सस्ती कीमत पे शराब लेनी शुरू की। और चूँकि अब यूपी में आपके पास लोगों के पास ऑप्शन नहीं था कि वो किसी और से शराब खरीद सकते हैं, क्योंकि एक ही शख्स पूरे यूपी में बेच सकता है, तो फिर उसी हिसाब से रेट फिक्स किए गए। रेट महंगे हुए, लोगों की मजबूरी थी, ख़रीदना था। और शराब सिगरेट ऐसी चीज़ है जिसको लेकर कोई विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो नहीं सकता। तो उसका फ़ायदा हुआ, बेइंतहा पैसा। इसी दौरान में यूपी में एक और स्कीम शुरू हुई थी, मिड डे मील। जो बच्चों, जो गरीब बच्चे हैं, जो
उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से दोपहर का खाना मुफ्त एक टाइम का। उस मिड डे मील का ठेका भी मायावती ने पॉन्टी चड्ढा की कंपनी को दे दी और ये ठेका था करीब 10,000 करोड़ रुपए का एक साल का। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इसके बाद धीरे धीरे अब पॉन्टी चड्ढा की एक ये चीज़ थी कि वो अपने आप को कभी लिकर किंग नहीं, कई इंटरव्यू भी दिया, कहलाना पसंद नहीं करते। उनका ये था कि मैं एक शराब व्यापारी हूँ, ये पसंद नहीं है। तो अब ये ठप्पा हटाने के लिए जाहिर सी बात है बाकी धंधों में उतरना ज़रूरी था। उस वक्त ही एक और चीज़ हुई जब ये 10,000 करोड़ रुपए का मिड डे मील का भी ठेका दिया गया। इस दौरान में यूपी में कुछ शुगर मिल्स की नीलामी हुई और कहते हैं कि उसमें से 10 में से 9 या 7 मिल पॉन्टी चड्ढा की कंपनी को दिया गया और उसके सारे शर्तें ही ऐसी रखी गई थी, 2 ही कंपनी उसको पूरा कर सकती थी और ये सारे औने पौने दाम पे। तो उसको लेके उस वक्त बड़ा हंगामा भी हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अब पॉन्टी चड्ढा ने शराब की तरफ से अपना वो हटाकर बाकी बिजनेस की तरफ भी हाथ फैलाना शुरू किया, शुगर मिल में, इसके बाद रियल इस्टेट में, नोएडा और ये तमाम जगहों पे जैसे मॉल, पूरा एक वेव का मॉल को, उसके बाद मल्टीप्लेक्स, देन पेपर मिल एमपी में है, रियल इस्टेट हो ही गया। एक आखिरी जो कसर रह गई थी पूरी वो फिल्म इंडस्ट्रीज में, कई फिल्में प्रोड्यूस की जिसमें मर्डर 2 भी है गदर भी है और भी न जाने कितनी फिल्में हैं। तो जब भी आप देखते होंगे फिल्म तो उसमें आता भी है वेव का। फिर बाकायदा एक पूरी सिटी बसाने का वेव की तरफ से रियल इस्टेट में, नोएडा से लेके कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डिस्टिलरी का अपनी, फिर शराब की जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो अपनी शराब बनाने की भी फैक्ट्री शुरू कर दी और धीरे धीरे हर चीज़ में पॉन्टी चड्ढा की कंपनी कूद गई। अब ये सारी चीज़ें चलती रही। कहते हैं कि 2012 आते आते पॉन्टी चड्ढा करीब 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी का टर्नओवर था। ये सारी चीज़ें हो गई, बेइंतहा पैसा हो गया। एक शराब की दुकान के बाहर से चखना बेचने वाला शख्स यूपी के 400 दुकानों, शराब की दुकानों का मालिक हो गया, बड़े बड़े मॉल का मालिक, मल्टीप्लेक्स का मालिक, बाकायदा सिटी शहर बसाने के लिए ज़मीन लेकर और फ्लैट्स अपार्टमेंट बनाने का, पेपर मिल का मालिक, चीनी मिल का मालिक, फिल्में प्रोड्यूस करने वाला, नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी। ये सारी चीज़ें चलती रही और ये सब कुछ ठीक चल रहा था 2010 तक, जब तक कि पॉन्टी चड्ढा के जो पिता हैं कुलवंत सिंह चड्ढा वो ज़िंदा थे। 2010 में अचानक पॉन्टी चड्ढा के पिता को अल्जाइमर की बीमारी हो गई और फिर धीरे धीरे वो इन चीज़ों से हटने लगे और पॉन्टी चड्ढा को अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार था और लगाव था। अब पॉन्टी चड्ढा टोटल 3 भाई, पॉन्टी चड्ढा, इसके अलावा एक राजू राजेंद्र चड्ढा और तीसरा हरदीप चड्ढा जो कि सबसे छोटा भाई था। तो ये सब चलती रही। जो बिज़नेस पहला शुरू किया था शराब की एक दुकान से, जाहिर सी बात है वो कुलवंत चड्ढा ने शुरू किया था, उसको धीरे धीरे फिर एक्सपैंड किया पॉन्टी चड्ढा ने। अब 20,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा हो गया। तो ख़ास तौर पर जो हरदीप चड्ढा छोटा भाई है उसको ये लगता था कि ये पूरा जो बिज़नेस है, जो पूरा एम्पायर है, ये तीनों भाई का है। क्यों? क्योंकि इसमें शुरुआत फादर ने की थी तो फादर के हिसाब से ये चीज़ें ग्रो की। तो सिर्फ पॉन्टी चड्ढा इसका मालिक नहीं है, जबकि हकीकत ये थी कि इस पूरे वेव और ये सारी कंपनी और 20,000 करोड़ तक इस पूरे को ले जाने का जो असली हकदार और जिसको असली क्रेडिट दिया जाता है वो पॉन्टी चड्ढा। लेकिन भाइयों में जायदाद को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े को लेकर कई बार झगड़ा हुआ। एक बार कहते हैं कि कुलवंत जो पिता थे इन तीनों भाई को, हरदीप, राजेंद्र और पॉन्टी चड्ढा को लेकर रकाबगंज गुरुद्वारा गए दिल्ली में और वहाँ गुरुद्वारे में ले जाके उन्होंने इन तीनों से कसम खिलाई कि देखो तुम आपस में कभी नहीं लड़ोगे और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पूरा जायदाद है, जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये तुम तीनों में बराबर बराबर बांटा जाए। पॉन्टी चड्ढा अपने पिता को बहुत प्यार करने वाले, खुशी तो नहीं हुई है सुनकर, लेकिन वो राज़ी हो गए कि ठीक है बंटवारा हो जाएगा। बात आई गई हो गई। अब यहाँ पे उसके बाद कहानी दो शुरू होती। एक ये कि
जो राजू चड्ढा, राजेंद्र चड्ढा और पोंटी चड्ढा, ये दोनों भाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत, दोनों एक साथ काम करने वाले, इन दोनों में कोई झगड़ा नहीं। लेकिन हरदीप जो छोटा भाई है, उसको लगता था कि ये दोनों भाई मिलकर उसका हक मारने की साजिश रच रहे हैं और वो शायद प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। इसको लेकर कई बार फिर इनकी जो माँ प्रकाश पोंटी चड्ढा की, उनके साथ भी बातचीत हुई। जो हरदीप के ससुर है, उन्होंने भी बीच में इंटरफेरेंस किया, समझौता कराने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन बात बनी नहीं। कई बार ऐसे झगड़े हुए कि एक बार तो बाकायदा गोली तक चल गई। और ये कुछ दिन पहले की बात है जब ये हादसा हुआ था। मुरादाबाद में चली थी गोली, लेकिन फिर पुलिस ने जांच की, कुछ हुआ नहीं। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इस बीच में फिर जैसे जैसे कद बढ़ता गया तो एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाकायदा पोंटी चड्ढा के 25 ठिकानों पर रेड मारी, जिसमें से एक ये वेब भी था जो मॉल है यहाँ पे। तो और इसमें कहते भी कि करीब 200 करोड़ रुपए कुछ मिले, लेकिन उन सब का फिर हिसाब भी हो गया और पोंटी चड्ढा का कुछ नहीं हुआ। बल्कि जिस इनकम टैक्स के उस वक्त जो कमिश्नर, जिस हेड ने इस रेड को मारने की इजाज़त दी थी, बाद में उसका ट्रांसफ़र हो गया। कहते हैं पोंटी चड्ढा की पहुंच यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, इन राज्यों में इतना है कि किसी भी नेता से कह के कोई भी काम करवा सकता था। यूपी में आबकारी विभाग में कौन इंस्पेक्टर या कौन अफसर बड़ा बड़ा किस इलाके में तैनात होगा, ये पोंटी चड्ढा तय करता था। इवन एक बार आबकारी कर वसूलने के लिए मायावती की सरकार ने पूरा ठेका जो है वो भी पोंटी चड्ढा को दे दिया था कि आप ही ये पैसे वसूल के सरकार को दो। तो ये इतना दबदबा था। तो इधर ये सब कुछ चल रहा था, उधर खतरा भी था। 36 सिक्योरिटी गार्ड के साथ पोंटी चड्ढा हमेशा चला करता था। 36, एक से एक महंगी गाड़ियाँ, बेंटले से लेके फरारी से लेके जो भी आप सोच सकते हैं। सारे नेताओं को, मिनिस्टर को, हर एक को सेट करके रखा। सिर्फ एक गलती की, अपने घर में ही सही सेटिंग नहीं कर पाया। हुआ क्या कि जायदाद को लेकर झगड़ा तो चल ही रहा था। इस बीच में एक फार्म हाउस है दिल्ली में, छतरपुर में। इस फार्म हाउस का नंबर है 42। ये फार्म हाउस कुलवंत चड्ढा के नाम पर है, मतलब पोंटी चड्ढा के नाम, पिता के नाम पे। 2012 में राजेंद्र चड्ढा की बेटी की शादी फिक्स हुई और शादी थी इस्तांबुल में। पोंटी चड्ढा की पूरी फैमिली, ये सब कोई वहाँ जाते हैं, लेकिन हरदीप चड्ढा नहीं जाता है क्योंकि अनबन थी। इसी दौरान 11 में कुलवंत सिंह चड्ढा की मौत हो जाती है। मतलब पोंटी चड्ढा, हरदीप चड्ढा और राजेंद्र चड्ढा के पिता की मौत हो गई। इस मौत के बाद अब जायदाद को लेकर झगड़ा बढ़ गया, और झगड़ा तीनों भाइयों में नहीं था। 2 भाई एक तरफ थे और छोटा भाई हरदीप एक तरफ था। इसी बीच में हरदीप जो है इस 42 नंबर फार्म हाउस जो छतरपुर में, वहाँ शिफ्ट हो गया, जहाँ जो उसके पिता के नाम पे था। और उस फार्म हाउस से पोंटी चड्ढा को काफ़ी लगाव था, क्योंकि वो उसको अपने पिता की यादगार के तौर पे देखता था। और उसी फार्म हाउस से कुछ दूरी पर पोंटी चड्ढा अपने फैमिली के साथ रहता। इस दौरान में जब इस्तांबुल में शादी में ये लोग गए और हरदीप नहीं गया, तो पोंटी चड्ढा को लगातार ये डर था कि कहीं मेरे पीछे में ये फार्म हाउस को बेच न दे। और इसकी वजह ये थी कि एक बार जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, उस दिन भी फार्म हाउस के बाहर एक बोर्ड उससे पहले लगा हुआ था, फॉर सेल। पोंटी चड्ढा को ये बात बहुत बुरी इसलिए लगी क्योंकि उस फार्म हाउस के साथ बाप की याद जुड़ी हुई थी और उस फार्म हाउस को वो किसी कीमत पे बेचना नहीं चाहता। और उसकी कीमत थी करीब 200 या 225 करोड़ रुपये उस फार्म हाउस की। लेकिन 20,000 करोड़ को अगर सामने आप रख के देखें तो फिर वो कुछ भी नहीं है। तो इस्तांबुल भी जाने के बाद पोंटी चड्ढा ने अपने कुछ लोगों को निगरानी पर रखवाया था इस फार्म हाउस के बाहर कि देखना कहीं ये फार्म हाउस पीछे में बेच ना दे। ये बात हरदीप को पता चल गई। हरदीप नाराज़ हो गया कि उसकी जासूसी निगरानी की जा रही है। इसके बाद खैर फैमिली लौट कर आती है। 17 नवंबर 2012 हरदीप चड्ढा नोएडा के अपने दफ्तर में। इस दौरान वेब की कई कंपनियों से धीरे धीरे करके हरदीप चड्ढा को हटा दिया गया था। 17 नवंबर 2012 को पोंटी चड्ढा का छोटा भाई हरदीप चड्ढा नोएडा के अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। इसी दौरान में पोंटी चड्ढा को खबर मिलती है कि जो फार्म हाउस उसके पिता के नाम पे है, जिसमें अभी हरदीप चड्ढा रह रहा है, उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे फॉर सेल लिखा हुआ और उसके नीचे बाकायदा मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर हरदीप का दिया हुआ था।
ये सुनते ही पॉन्टी चड्ढा को गुस्सा आया। वो अपने पूरे सिक्योरिटी गार्ड के साथ और साथ में उसके सुखदेव सिंह नामधारी, ये भी एक उत्तराखंड में क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर राजनीति में पहुंच बनी और उत्तराखंड माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बनाए गए थे। 2012 में ये उत्तराखंड माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, सुखदेव सिंह नामधारी। लोगों के झगड़े को सुलटाना, इस तरह के प्रॉपर्टी के विवाद में घुसना, ये सुखदेव सिंह नामधारी का पुराना एक वो रहा है शगल। तो खैर ये फार्म हाउस की इस बोर्ड को कि ये बेचने के लिए और फॉर सेल लिखा हुआ है। बहुत गुस्से में पॉन्टी चड्ढा वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि गेट पे ताला लगा हुआ और गार्ड और वो मैनेजर है वहाँ पे। तो वो ताला खोलने के लिए कहा जाता है, तो वो मैनेजर और गार्ड जो इधर फ़ोन कर देता है भाई को, छोटे हरदीप को, कि पॉन्टी चड्ढा आए और उनके साथ सारे गनर हैं, वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही हरदीप चड्ढा को गुस्सा आता और वो नोएडा के अपने ऑफिस से सीधे गाड़ी में बैठते और सीधे फार्म हाउस की तरफ। उधर तब तक पॉन्टी चड्ढा और उस जो साथ में सिक्योरिटी गार्ड और सुखदेव सिंह नामधारी, उसके साथ भी पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई थी, वो फार्म हाउस के अंदर घुस जाते हैं। अब यहाँ ये लगभग टाइम हो रहा है 11:40 17 नवंबर, जब ये ज़बरदस्ती घुस रहे थे पॉन्टी चड्ढा एंड कंपनी सब। तो उस गार्ड ने, वहाँ के मैनेजर ने हरदीप सिंह के अलावा एक कॉल 100 नंबर पर भी कर दिया था कि ऐसे ज़बरदस्ती फार्म हाउस में घुस रहे हैं। इसके बाद ये लोग अंदर घुस जाते हैं। पीसीआर की जिप्सी आती है, वो देखती है गेट पे ताला लगा हुआ है और पीसीआर की जिप्सी लौट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ताला लगा हुआ है, फिर मामला सुलझ गया होगा, क्या झगड़ा, अंदर कोई हो नहीं सकता क्योंकि बाहर ताला है। अगर पुलिस उस वक्त रुक के वहाँ पे देख लेती और थोड़ी जांच कर लेती तो शायद पॉन्टी चड्ढा, हरदीप चड्ढा की मौत ना होती। पुलिस चली गई, अब ये सारे अंदर। इसके बाद हरदीप चड्ढा वहाँ से गुस्से में वहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद दोनों भाइयों में अचानक झगड़ा शुरू हो जाता है। इस झगड़े के दौरान कहते हैं कि हरदीप चड्ढा अपने लाइसेंसी पिस्टल से पॉन्टी चड्ढा की तरफ गोली चला देता है। उस वक्त ये खबर आई थी कि पॉन्टी चड्ढा ने भी गोली चलाई, लेकिन पॉन्टी चड्ढा गोली नहीं चला सकते थे। उसकी वजह थी, बचपन में 10-11 साल की जब उम्र थी तो मुरादाबाद में पतंग उड़ाने के दौरान अपने चचेरे भाई के साथ वो पतंग एक हाई टेंशन वायर में जाके फंस गई। उस पतंग को निकालने के लिए 10-11 साल के बच्चे को इतनी अकल तो होती नहीं है। उसने एक लोहे का कोई तार या वो उठा लिया और उससे उस पतंग को निकालने की कोशिश की, तो हाई टेंशन वायर से वो टच किया और वो पूरा करंट पॉन्टी चड्ढा पे आया। बायां हाथ कूल्हे से काटना पड़ा, दाहिने हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां बची, हथेली भी थोड़े इंजर्ड हो गए। तो एक हाथ नहीं और दूसरे हाथ में भी 2 उंगलियां। तो आप पिस्टल पकड़ भी नहीं सकते, गोली भी नहीं चला सकते। तो शुरू में आया था, लेकिन फिर जब ये चीज़ें सामने आई तो उधर से गोली चली। इधर से कहते हैं कि इसी बीच में सुखदेव सिंह नामधारी के साथ जो सिक्योरिटी पुलिस पर्सनल थे, इन लोगों ने गोली चलानी शुरू कर दी। और फिर उधर से भी हरदीप चड्ढा के लोगों ने गोली चलानी शुरू कर दी। 13 गोली पॉन्टी चड्ढा को लगी, 8 गोली हरदीप को लगी। हरदीप की वहीं मौत हो गई थी, पॉन्टी चड्ढा की बाद में अस्पताल में मौत हुई। लेकिन कमाल की बात है कि पूरी गोलीबारी के दौरान इनके अलावा सुखदेव सिंह नामधारी वहीं पे खड़ा था, लेकिन उसको 13 और 8 21 गोलियां तो ये चली, कुछ हवा में भी चली होंगी, एक भी गोली नहीं लगी। ये अपने आप में अजीब था। खैर ये सारी चीज़ें हुई, तब ये हुआ कि दोनों भाई की मौत हो गई। कहानी यही आई कि एक भाई ने दूसरे पे चलाई, दूसरे ने पहले पे चलाई, लेकिन पॉन्टी चड्ढा चला नहीं सकते, तो ये था कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने चलाई। फिर बाद में पता चला कि नहीं, एक्चुअली सुखदेव सिंह नामधारी के लोगों ने इधर से गोली चलाई और जो हरदीप को गोली लगी थी वो इनके पीएसओ जो थे सुखदेव सिंह नामधारी का, उसने चलाया था। बात आई गई होगी, उसका पुलिस जांच करती रही, धीरे धीरे खबरें सामने आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि इस पूरे मामले में जो उकसाने का मामला था और ये सारी चीज़ें थी, इसमें सुखदेव सिंह नामधारी का हाथ था। और इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह नामधारी समेत कुल 22 लोगों को अरेस्ट किया, मर्डर का चार्ज लगाया, पॉन्टी चड्ढा और हरदीप चड्ढा के दोनों के को फिर जेल भेजा। सुखदेव सिंह नामधारी को उत्तराखंड माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से हटाया गया, बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया।
केस चलता रहा। 2014 में लोअर कोर्ट का फैसला आया। लोअर कोर्ट ने मर्डर के चार्जेस हटा दिए इन सारे के सारे लोगों से, जिसमें सुखदेव सिंह नामधारी भी था। लेकिन मर्डर के लिए उकसाना मतलब गैर इरादतन हत्या, ये सारे सेक्शन और बाकी चीज़ें लगी। और ये केस अभी भी दिल्ली पुलिस ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज किया हुआ है। मामला भी हाई कोर्ट में है। अब कहानी ये है कि पॉन्टी चड्ढा के पूरे इस अंपायर को उनका बेटा जो है मोंटी चड्ढा वो देख रहा है। दूसरा जो चाचा है राजेंद्र चड्ढा वो, और राजेंद्र चड्ढा का जो बेटा है। 10-15 दिन पहले फिर चड्ढा फैमिली सुर्खियों में आई थी। वो इसलिए कि मोंटी चड्ढा को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस सेल ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि एक रियल एस्टेट में कुछ फ्रॉड का मामला था कि लोगों से पैसे लिए पर मकान बना कर दिए नहीं। हालांकि वो कुछ लोग थे कंप्लेनेंट, उन सबको फिर पैसे दे दिए गए, बेल मिल गई, वो बाहर है। लेकिन पूरी कहानी ये है कि कैसे 20,000 करोड़ का एक आदमी 100-200 करोड़ के एक फार्म हाउस के झगड़े में, क्योंकि प्रॉपर्टी भी है लेकिन वो अभी साइड में, उस दिन ये जो सब कुछ हुआ ये सिर्फ उस फार्म हाउस पे कब्जे को लेकर हुआ था। जान चली गई, पॉन्टी चड्ढा भी की जान गई, भाई की भी जान गई। अब एक ही भाई बचा राजेंद्र और पॉन्टी चड्ढा का बेटा। लेकिन इनकी ये सारी जो अभी भी रियल एस्टेट का बिजनेस हो, शराब का हो, पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, फिल्मों में फाइनेंस करना हो, ये सारा काम चल रहा है और सब कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ ही वक्त में अर्श से फर्श तक पहुंचने वाला पॉन्टी चड्ढा एक अजीब सी आप कहें कि हालात में उसकी मौत हुई। तो ये थी पूरी कहानी। आगे लेकिन मैं बढ़ूं उससे पहले कुछ नोट करके लाया हूँ, जब जब मौका मिलता है अपने वादे के मुताबिक। तो आसिम से बाद में सवाल लूँगा, पहले कुछ लोगों ने कुछ भेजा है। श्री प्रिया बाला सुब्रमण्यम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने जो कुछ लिखा है। कौशिक गोस्वामी ये करगिल वॉर की कहानी सुनना चाहते हैं, कई बार कहा है जल्दी सुनाता हूँ। आदित्य शर्मा हैं, थैंक यू। सौरभ रावल हैं, इनका ये कहना था कि जो कांधार हाईजैकिंग हुई थी उसमें अमृतसर में प्लेन उतरा था कि नहीं। अमृतसर में उतरना था IC-814 को, और वहीं पे तैयारी ये थी कि उतर के उसके बाद इसको घेर लेंगे और वहाँ पे रनवे पे टैंकर वैंकर ऑयल टैंकर भी खड़ा करना था। और इसीलिए इससे पहले कि लेकिन ये सब कुछ होता उन्हें एहसास हो गया था और अमृतसर में फिर प्लेन लैंड नहीं किया, वो सीधा लाहौर चला गया, यहाँ रुका नहीं था। ये लोकल ब्लास्ट की भी कहानी सुनना चाहते हैं जो मुंबई में हुआ है 11 जुलाई से, मैं था उसको कवर करने। तो चलिए अच्छा है, मैं उस दिन आपको जो लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था उसकी कहानी सुनाता हूँ। प्रदीप पालीवाल है, इनका कहना था सवाल करना भील की स्टोरी पे कि पाकिस्तान में वो सर ले गए किसी दरगाह पे चढ़ा दिया, ऐसा मतलब कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई विटनेस है? तो प्रदीप जी ऐसा कोई विटनेस नहीं, क्योंकि इसमें तो कातिल भी नहीं, जैसा आपने मेल में लिखा, सही लिखा। लेकिन जो वहाँ के लोगों ने बताया पुलिस को, जो पूछताछ हुई उन सारी चीज़ों में, और जो कुछ थे जिन्होंने देखा था, और वो ये भी था कि जो सरहद पार उस वक्त कटीले तारवार थे नहीं, तो बहुत सारे लोग इधर के उधर मज़ार में जाके मन्नत वन्नत मांग के चले भी आते थे, चढ़ा भी आते थे। तो उसी से जोड़ के इसको पुलिस ने ये माना ये बात। परीक्षित बर्वे साहब हैं, ये इन्होंने कुछ लिखा था मैं भूल गया, चलिए फिर याद आएगा तो बताऊंगा बर्वे साहब। अवनेश नखाटा हैं, ये पैब्लो एस्कोबर की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी आपको सुनाता हूँ। देवेंद्र सिंह राठौर हैं, थैंक यू वेरी मच देवेंद्र सिंह जी, आपके प्यार भरे मेल के लिए आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी। लेकिन वरुण प्रियंका और कायान कात्याल हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में हैं, और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। हमने अभी एक स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी अपने बिहार के मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल के बारे में और उसकी यहाँ की हालत के बारे में, और फिर मैंने कहा था कि बाकी देशों में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तो इनका कहना था कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं है, ये सही है कि हमसे थोड़े बेहतर हैं, लेकिन वहाँ पे भी भाई भतीजा बात होता है, वो अपने लोगों के लिए बेहतर है। जो दूसरे मुल्क से आकर वहाँ बसते हैं, रहते हैं, उनके साथ वैसा सलूक नहीं होता। तो वरुण जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बादल डोलास हैं, और इनका कल बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बादल साहब, कल किसी वजह से शायद आपको विश नहीं कर पाया। मनमय भाटी हैं, और ये कहानी सुनते हैं और बाद में अगले दिन ये दोस्तों को कहानी सुनाते हैं। तो अच्छा है यार मनमय, करते रहें आप यही काम।
जगदीप सिंह राजस्थानी हैं, कैलिफोर्निया यूएसए से। इन्होंने काफ़ी अच्छा प्यार भरा मेल लिखा। थैंक यू जगदीप सिंह राजस्थानी साहब। जेठालाल जी आपका भी थैंक यू मेल के लिए। सलमान खान आपका भी थैंक यू। ये वो वाले नहीं हैं, अपने क्राइम तक की फैमिली के दूसरे वाले हैं। मीता भट्टाचार्य जी हैं, और ये और इनके हस्बैंड दोनों क्राइम तक की कहानी सुनते हैं और बड़ी इन्होंने दुआएं दी हैं। तो मीता जी, एक तो प्रणाम आपको और थैंक यू वेरी मच, और आप अपने पति को भी मेरा प्रणाम कहिएगा, और इसी तरह आप देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। ये जमशेदपुर से हैं। शोन खान हैं, न्यूजीलैंड से हैं। न्यूजीलैंड की हालत इस वक्त हालांकि अभी ख़राब है, तो अलग आज पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी न्यूजीलैंड से कि वो इंग्लैंड को हराएगी, लेकिन शोन खान साहब आप संभालिएगा न्यूजीलैंड में वहाँ। लवली प्रजापति जी हैं और राजेंद्र कुमार हैं, ये इनके पापा हैं। क्राइम तक की कहानियाँ बड़े शौक से देखते हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आप लोगों का मेल पढ़ता हूँ, जिस तरीके से आप लोग लिखते हैं उससे सही में हौसला बढ़ता है, और फिर कई बार ये भी लगता है कि गोली दे दूँ आज कहानी ना सुनाऊँ, तो फिर गिल्टी फील होती है कि नहीं चलो सुना देता हूँ। थैंक यू। अब बताओ। सर शिव यादव जी पूछ रहे हैं, सर पॉन्टी चड्ढा के विजय माल्या से भी बड़ा लीकर किंग था? कौन पूछ रहे हैं? शिव यादव। शिव यादव साहब, बिल्कुल। मतलब 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर, उसमें ज़्यादातर जो कमाई थी वो लीकर से ही थी, और तूती बोला करती है नॉर्थ इंडिया में पॉन्टी चड्ढा के इस पूरे, क्योंकि वो बनाना भी, बेचना भी, दुकान भी खुद की, तो मतलब सब कुछ शुरू से आखिर तक। तो मुझे लगता है कि विजय माल्या से भी बड़ा। सर एक सवाल है रेहान जी का, पूछ रहे हैं अभी उसकी प्रॉपर्टी का, उसके बिजनेस का केयरटेकर कौन है? आर्यन साहब, मैंने अभी बताया कि जो पूरी प्रॉपर्टी है, एक तो पॉन्टी चड्ढा का जो बेटा है मोंटी चड्ढा, वो, और चाचा उनके जो राजेंद्र, एक ही अब भाई बचे हैं, वो, ये दोनों मेन हैं जो पूरा वेब ग्रुप्स और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। सर अशोक जी हैं, अशोक रावत, ये बोल रहे हैं कि सर जो बिजनेस है ये फैमिली बिजनेस था या पॉन्टी चड्ढा का अपना पर्सनल सेटअप करा हुआ बिजनेस? रावत साहब, एक्चुअली मैंने आपको शुरू में बताया कि जब पिता कुलवन ने शुरू किया था तो शुरुआत बिज़नेस की बुनियाद रखी थी बाप ने, धीरे धीरे लेकिन इसको अगर ग्रूम किया, इसको आगे तक ले गया, तो वो पॉन्टी चड्ढा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है जो मैंने कहानी में बताना भूल गया, वो ये था कि 2012 में ये इंसिडेंट हुआ नवंबर में। 2011 में पॉन्टी चड्ढा ने किसी पंडित को अपनी वो कुंडली दिखाई थी, और तब उस पंडित ने कहा था कि कोई एक काला साया है तुम्हारे इसमें, तो वो दूर हो सकता है ये संकट, तुम शराब के धंधे से अलग हो जाओ। और कहते हैं कि शराब के धंधे से पॉन्टी चड्ढा अलग होना चाहता था। पॉन्टी चड्ढा ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो अपने आप को लिकर किंग कहलाना सबसे ज़्यादा नापसंद करता है, और ये भी कहना था कि उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर शराब के बिज़नेस से नहीं जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन ये कि शराब के बिज़नेस से दूर होने के लिए ज़रूरी है कि बाकी बिज़नेस इस्टेब्लिश हो। तो ये दोनों चीज़ें थी। 1.5 साल पहले एक पंडित का बोलना कि धंधा बंद कर दो, तुम्हारा काला साया है, और शराब से दूर हो जाओ बिज़नेस से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन सारा बिज़नेस एक्चुअली जो है इसको पूरा ऊपर तक ले जाने वाला, उसका कोई शक नहीं है कि वो पॉन्टी चड्ढा ही था। सर विपुल कुमार झा हैं, ये बोल रहे हैं कि सर कुछ मर्डर केसेस मिस्ट्री क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या पुलिस केस सॉल्व करने में नाकामी की वजह से? विपुल जी, जो केस पुलिस सॉल्व ना कर सके, समझिए वो मिस्ट्री हो गई। कई बार ऐसा होता, पुलिस ईमानदारी से कोशिश करती है, कातिल बहुत चालाक होता है, इसलिए पुलिस उसके राज तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन ज़्यादातर केसों में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर पुलिस की नाकामी भी है, और पुलिस का काम है केस को सॉल्व करना। मैं ये मान सकता हूँ 1 लाख में 1-2 केस ऐसे होंगे जो नज़ीर हैं, जिनके वाकई पहुँचना एकदम परफेक्ट मर्डर, परफेक्ट क्राइम, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए। लेकिन ये रेयर होता है। आमतौर पे अगर पुलिस चाहे तो हर केस को सॉल्व कर सकती है। सर मयंक अरोड़ा जी बोल रहे हैं, सर पॉन्टी चड्ढा के किलिंग में नामधारी का नाम पहले मुख्य आरोपी के नाम पे आया था, क्या ये सच है या गलत है? मयंक जी, बिल्कुल सही है। मेन साजिशकर्ता के तौर पे नामधारी का ही नाम था, और नामधारी को ही गिरफ्तार किया, उसके साथ बाकी 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर वही है कि अब मर्डर के चार्जेस हट गए हैं, लेकिन मतलब मर्डर के लिए उकसाने और ये सारे चार्जेस हैं अभी। सर सॉन्ग फॉरएवर पूछ रहे हैं कि सर क्या पॉन्टी चड्ढा कंपनी का अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना? सॉन्ग फॉरएवर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि पॉन्टी चड्ढा का अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक जोड़ा जाए। हालांकि पॉन्टी चड्ढा का इंडिया के अलावा दुबई, सिंगापुर और भी कई जगह पे बिजनेस है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के साथ कोई लिंक कभी सामने नहीं है। सर अनीता बोल रही हैं कि सर क्राइम तक की कहानी
सुन के स्टडी के बीच में अच्छा ब्रेक और स्ट्रेस बस्टर का काम करती है, जिससे कंसंट्रेशन भी नहीं टूटता और एक टॉपिक भी अच्छा मिल जाता है पढ़ाई करने के। ठीक है अनीता, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देना। कहानी तुम पढ़ाई का अपना टाइम टेबल फिक्स होगा, उस टाइम पे पढ़ो, और जब टाइम मिले जो थोड़ा टेंशन होता है पढ़ाई लिखाई का, माँ बाप के भी डांट डपट का, तो उस वक्त तुम इसको सुन के अपना वो बस्ट कर सकती हो। सर ज्योति जी बोल रही हैं कि सर इसके पीछे मर्डर के पीछे पॉन्टी चड्ढा के किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी उसके भाई को सपोर्ट था। ज्योति जी, मैंने बताया कि सिर्फ इसमें नामधारी का नाम था, इसके अलावा कोई पॉलिटिकल मतलब इसमें कोई साजिश हो जिसके साथ मिल के ये किया गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। एक चीज़ तय थी कि वो जो कुछ भी हुआ था अचानक हुआ था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ये बात इतनी नहीं बिगड़ सकती थी। कहते हैं कि उस बात को बिगाड़ने के लिए जो काम किया था, जिसको कहते हैं आग में घी डालने का काम, वो नामधारी का था। और अगर वहाँ पे नामधारी अपना सही रोल प्ले करता तो शायद दोनों भाई को कूल कर सकता था, समझा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर सांघवी जी हैं, ये बोल रहे हैं कि सर भाइयों में और अपनों में दरार डालने वाले बाहर के लोग होते हैं, हमें रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए। सांघवी साहब, आपने सही बात कही। बाहरी लोगों को अपने रिश्तों के बीच में दखल देने की एक तो कभी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी रिश्ता हो, और कई बार ऐसा होता है कि बाहरी लोग उस रिश्ते की मजबूती को देख के खुश नहीं होते। तो हमें कोशिश करना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये जो बाहरी लोग इतना इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इनका जो इतना आखिर इनका मकसद क्या है। वो जाहिर सी बात है, जो भला सोचेंगे वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो जब कोई ज़्यादा इस तरह से घुसपैठ करता है एक घर के अंदर के रिश्तों में, तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सर एक सब्सक्राइबर है अरीबा काजी और आयशा बुखारी, ये दोनों बोले सर नजीब की स्टोरी कब सुने। अरीबा और आयशा, मैं आपको कई बार से मैं बोल रहा हूँ लेकिन सुना नहीं पा रहा हूँ। नजीब की स्टोरी शायद मैं इसी वीक सुना दूँ, और नहीं तो कमिंग वीक में पक्का वादा। सर शिव यादव जी बोल रहे हैं पॉन्टी चड्ढा की जब रेड पड़ी थी तो सारा ब्लैक मनी नहीं मिला था, या वो भी उसने पुलिस को खिला के कुछ लेन देन किया। पॉन्टी चड्ढा के यहाँ जब रेड पड़ी थी कुछ पैसे मिले थे, लेकिन आज उसका कोई केस इसलिए नहीं बना कि वो सारे फिर बाद में हिसाब दे दिए गए। खबर ये भी है कि चूँकि पहुँच इतनी ऊपर तक है उस वक्त कि कुछ हो नहीं सकता था, बल्कि उल्टा इनकम टैक्स जो अफसर था जिसने इस पूरे रेड को ऑर्गेनाइज़ किया था उसका ट्रांसफ़र हो गया था। तो वो सारी चीज़ें कहते हैं कि फिक्स थी। सर भोलू जी बोल रहे हैं सर हरदीप चड्ढा का अभी उसकी फैमिली के लोगों का उस टाइम पे क्या हाल। हरदीप चड्ढा की फैमिली यही है, लेकिन डिटेल में अभी क्या हाल है, कहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि जब तक पॉन्टी चड्ढा की माँ प्रकाश, उन्होंने इस फैमिली को एक साथ एक जोड़ कर रखने की काफ़ी कोशिश की है। तो आखिरी जो मेरी खबर थी वो यही थी कि तब भी ये लोग मतलब फैमिली साथ थी, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है एक बार मैं ज़रा अपडेट लेता हूँ फिर बताता हूँ। सर रवि मिश्रा जी बोल रहे हैं सर आपको क्या लगता है कि वेव ग्रुप के डिक्लाइन होने के पीछे की वजह क्या है, क्या पॉन्टी चड्ढा का मर्डर है या फिर कोई और चीज़ आपको। देखिए, पूरा एम्पायर जिस तरीके से पूरा बिजनेस जो संभाला था पॉन्टी चड्ढा ने, और जो वो सोच थी, जो दिमाग था, जो पॉलिटिकल फील्ड में मतलब उसमें जो पकड़ थी, वो बाकी किसी में नहीं है। तो जाहिर सी बात है पॉन्टी चड्ढा के जाने का नुकसान पूरी कंपनी को हुआ, वेब को हुआ, बाकी रियल एस्टेट और इन सब में भी हुआ। तो वो चीज़ें तो है, लेकिन अभी भी ये है कि एम्पायर चल रहा है, बेटा और भाई जो है वो संभाल रहा है। सर एक नीरज जी ने ये बोल रहे हैं सर कुछ दिन पहले उन्होंने आपको अक्षरधाम के पास देखा था, बट उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो आप थे या कोई और। हाँ नीरज जी, बिल्कुल अक्षरधाम की तरफ से मैं बहुत गुजरता हूँ, और यकीन न करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी सड़क पर चलता हूँ। और अगर आपने मुझे देखा तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बिल्कुल मैं बेंटो गाड़ी होगी, अगर आपने देखी होगी तो फिर समझ लीजिए कि मैं ही था, सिल्वर कलर की। और आइंदा कभी दिखाई दे जाएं तो आप मुझे रोक लीजिएगा, बिल्कुल वहीं पे मिलेंगे हम लोग। और गर्मी का वो है तो नींबू पानी ही पी लेंगे कम से कम रुक कर। सर एक बीएसएफ के सर हमारे हैं सवाल, नवीन कुमार है बोल रहे हैं सर मैं बीएसएफ में हूँ, डेली शो देखता हूँ टाइम निकालकर, प्लीज़ कुछ बीएसएफ के बारे में कुछ शब्द। नवीन कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। और ये नवीन साहब हमारे बीएसएफ से हैं। बीएसएफ में मेरे बड़े ख़ास क्लोज 3 दोस्त हैं, और इसलिए बीएसएफ से मुझे एक अलग लगाव है। दूसरा, एक चूँकि क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो जब पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे अजय राज शर्मा, आपको याद होगा दिल्ली के, इससे पहले यूपी एसटीएफ के वो पहले आईजी भी थे। तो मुझे याद है जब वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से रिटायर हुए तो उनकी पोस्टिंग सीधे बीएसएफ में हुई थी। और उस दिन हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर में थे, और वो खुश भी थे
क्योंकि पुलिस कमिश्नर का बीएसएफ का डीजी बनना वो एक बड़ी बात होती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद बीएसएफ ही इकलौती ऐसी फोर्स है जिसको बाकायदा अपना एक प्लेन भी मिला हुआ है, जिसके डीजी के लिए वो बाकायदा अपने प्लेन से सफ़र करता है। और बीएसएफ जो काम कर रही है जाहिर सी बात उसके लिए मैं बहुत छोटा शख्स हूँ कि बोलूँ इतना बड़े बड़े काम, इतने अच्छे काम। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप कहानी सुनते हैं और आपके जितने भी दोस्त हैं बीएसएफ में उन सबको मेरी तरफ से मेरा नमस्कार ज़रूर कहिएगा। सर एक प्रवीण जी ये बोल रहे हैं कि सर पॉन्टी चड्ढा की जो कहानी है सक्सेस की लोगों को प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो अपने घर के लोगों को नहीं संभाल सकते। ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि उसने सारी सेटिंग सारे अच्छे कर लिए, लेकिन अपने घर में सही सेटिंग नहीं कर पाए। एक और मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 वो होते हैं जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल बिजनेस करते हैं। टाइप 2 वो होते हैं जो उसी वक्त में बहुत जल्दी और तेज़ी से तरक्की करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। तो पॉन्टी चड्ढा टाइप 2 में से थे और उसको हासिल करने के लिए सब कुछ किया। सर छाया पांडे जी बोल रहे हैं गवर्नमेंट शराब बैन क्यों नहीं कर देती है, इसी वजह से शराब के काफी क्राइम होते हैं। छाया जी ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि शराब क्यों नहीं बैन कर देती है सरकार। हो सकता है किसी दिन जैसे नवंबर में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री एक दिन अचानक आके उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया था कि आज रात 12 बजे से ये जो रुपए हैं ये सिर्फ एक रद्दी रह जाएगा और कुछ नहीं। तो एक दिन ऐसी मैं भी उम्मीद करता हूँ किसी दिन वो अचानक टीवी पे आएँ और कहें कि आज रात 12 बजे के बाद से हिंदुस्तान में शराब नहीं बिकेगी और बिल्कुल गुजरात की ही तरह सब कुछ होगा। तो अच्छी बात है। बहुत सारे जो ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ मजाक से जिनका परिवार बर्बाद हो गया क्योंकि वो पैसे जो कमाते हैं शराब में उड़ा देते हैं। बच्चे बेचारे उनको पढ़ाई के पैसे नहीं मिलते, घर चलाने के लिए नहीं मिलते। तो इसके नुकसान तो बहुत सारे हैं और क्राइम में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। सर ऋत्विक भारद्वाज है बोलना सर मैं आपको बहुत पहले से टाइम तक देख रहा हूँ और अब आपको ऐसी आदत हो गई है कि बिना देखे दिल नहीं लगता। ऋत्विक भारद्वाज थैंक यू वेरी मच यार। पर मैं बार बार कहता हूँ कि सब कुछ अच्छा है, प्यार भी अच्छा है, लत नहीं लगनी चाहिए। लत बहुत बुरी चीज़ होती है, चाहे वो लत अभी जैसे बात हो रही थी शराब की हो या फिर मेरी हो, तो वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जब मौका मिले सुनो देखो सब ठीक है, लत नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट बताओ। अक्षय जी पूछ रहे हैं कि सर अभी जो पॉन्टी चड्ढा का कारोबार है वो उसने पूरे अपने बेटों के नाम किया था या उसके भाइयों के नाम? मैंने अभी बताया अक्षय की जो पूरा बिजनेस है पॉन्टी चड्ढा का, वो जो बेटा है वो मोंटी चड्ढा और जो भाई हैं राजेंद्र चड्ढा, यही लोग देख रहे हैं और यही सब कुछ संभाल रहे हैं। एक आखिरी सवाल बस, नीरज गोस्वामी जी बोल रहे हैं सर आप जिस कहानी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उस कहानी को कभी सुनाइए। नीरज मैं पक्का आपको चलिए सुनाता हूँ जिस कहानी से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। हालांकि मेरे फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि किस कहानी से मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी एक तन्हाई में सोचूंगा कि वाकई सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुआ हूँ तो वो आपके सामने पेश करूँगा, पक्का वादा है। आज इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।